हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर देखेंगे कि किस तरह से आता है और इसके आंसर किस तरह से दिए जाते हैं। आज हमारे पास जो पेपर है ये है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका कोड है E101। इसको CC1 भी कहते हैं। ये जो पेपर है 3 घंटे का आता है और इसके जो टोटल मार्क्स है वो 80 नंबर है। ये पेपर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहला जो सेक्शन है इसका, इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर का होता है। ऑल क्वेश्चन जो है कंपलसरी होते हैं, सभी करने जरूरी हैं। सेक्शन बी में चार क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 4 नंबर के होते हैं। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। आइए हम देखते हैं खंड ए में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैकाले के विवरण पत्र में भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, आलोचना कीजिए। तो मैकाले का जो विवरण पत्र है वो बताना है। भारत में शिक्षा के इतिहास को मतलब शिक्षा किस तरह से बनाई गई, किस तरह से आई, भारत में शिक्षा के इतिहास को बताना है, किस तरह से नई दिशा इसको प्रदान की गई है और इसकी आलोचना करनी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके, इसमें इन दोनों में से एक करना होता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके गुण व दोष बताइए। इसमें सबसे पहले बताना है मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उल्लेख करना है, मतलब कि इसके बारे में अच्छी तरीके से बताना है। इसके बाद गुण और दोषों को लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उसके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के बारे में और उसकी समस्याओं के बारे में बताना है। उसके बाद जो अगर उसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान किस तरह से दिया जा सकता है, उसके सुझाव देने हैं यहाँ पर। इसी में अथवा करके सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है, आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता कि इसको प्राथमिक शिक्षा क्यों जरूरी है, किस लिए दी गई है, इसके बारे में समझाना है। इसी दिशा में कि इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है, मतलब कितनी प्रगति कर चुके हैं, किस तरह से इसको बढ़ावा मिला है, किस तरह से इसको और बढ़ा सकते हैं। तो इसकी कितनी सफलता मिल चुकी है, आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो आने वाले 5 वर्षों में हम इसको और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन 3 यहाँ पर दिया हुआ है, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या परिवर्तन व्यावहारिक रूप से किए जाने चाहिए जिससे वे इस भूमिका को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की, आधुनिक मतलब आज के युग में जो विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से किस तरह से उसमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किस तरह से क्लासरूम होने चाहिए, किस तरह से मतलब शिक्षा देने वाले अध्यापक होने चाहिए, ये सारी भूमिकाएं बतानी है। विश्वविद्यालय में क्या परिवर्तन व्यवहारिक रूप से किए जाने चाहिए, व्यवहार के हिसाब से हमें मतलब बताना चाहिए बच्चों को कि किस तरह से रहना है, किस तरह से आज के युग में किस तरह से चल रहे हैं, कैसे विश्वविद्यालय हो और कैसी शिक्षा होनी चाहिए इसमें, जिससे वे इस भूमिका को प्राप्त कर सके, जिससे वो अपने अंदर इसे ढाल सके। इसमें ही आ करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षिप्त विवरण कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो मुख्य विशेषताएं हैं, मेन जो विशेषताएं हैं वो बतानी है तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षिप्त विवरण देना है। ये जो आपको क्वेश्चन करने कम से कम 400 वर्ड के होने चाहिए। इसके बाद ये सेक्शन बी आता है। अभी मैंने बताया था ये इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 4 करने जरूरी हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है।
इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का उल्लेख कीजिए। जो बौद्धकालीन शिक्षा है, जो बुद्ध ने जो शिक्षा प्रदान की है, वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस तरह से उपादेयता मतलब अपनी योग्यता देती है, उसके बारे में बताना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझावों पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे बताना है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि उसमें किस तरह से प्राथमिक शिक्षा दी गई है, कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मुदालियर आयोग का मूल्यांकन कीजिए। इसको भी आपको अच्छे तरीके से बताना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, कस्तूरबा बालिका योजना पर प्रकाश डालिए। कस्तूरबा बालिका योजना किस तरह से चलाई गई है, उसमें किस तरह से प्रधानता दी गई है स्टूडेंट्स को, तो इस पे बताना है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र में क्या है कि 3 भाषाओं का उपयोग किया गया था। इन 3 भाषाओं के बारे में बताना है कि ये कौन कौन सी थी, किस तरह से इसको बताया समझाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारत में जनसंख्या शिक्षा के महत्व पर विवेचना कीजिए। तो भारत में जो जनसंख्या आप तो पता है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसको जो है रोकने के लिए, इसको सही तरीके से रखने के लिए इसको क्या शिक्षा की ज़रूरत होती है। अब शिक्षा नहीं होगी तो क्या है, जनसंख्या आबादी पे आबादी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जनसंख्या शिक्षा के महत्व की विवेचना करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे विवेचना बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सार्जेंट रिपोर्ट के मुख्य सुझावों की व्याख्या कीजिए। तो सार्जेंट रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए थे उसके बारे में बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में बताया था कि 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन करने जरूरी हैं और ये जो एक क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या हैं। वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित मतलब वैदिक काल में संस्कार किस तरह से होते थे, आपने सुना होगा उपनयन संस्कार, इस तरह से जो है ये बताना है। यहाँ पर 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं। कार्य अनुभव से आप लोग जानते ही होंगे, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका अनुभव हमको ही मिलता है। तो कार्य अनुभव क्या है, जब हम उसको किसी काम को करके देखेंगे तभी तो अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए कार्य अनुभव के बारे में यहाँ पे समझाना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का भोजन। स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चों को खाना दिया जाता है उसको मिड डे मील भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में बताना है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस तरह से कैसे चलाया जा रहा है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसमें हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई और किस सन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हर्टाग समिति ने सन कितने में पहली बार प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर संकेत किया था। इसके बाद मैच भी इसी में दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है यहाँ पर। तो बताना है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा, ये किससे मिलान करना है इनको। राधा कृष्णन आयोग, हंसा मेहता समिति, गोखले बिल या मुदालियर आयोग। इसके बाद ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं नीचे। इनमें से 10 है, ये 10 में से 8 ही करने हैं आपको। ट्रू फॉल्स में यहाँ बताया, वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद हैं, तो आपको आंसर देना है हाँ या ना में। तो इसको बताना है सत्य है या असत्य है। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी, क्या ऐसा है। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित की गई थी या नहीं, तो ये सही है या गलत है, यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स ये दिया हुआ है, डॉक्टर DS कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगर थे तो असत्य लिखना है, सत्य लिखना है, और नहीं थे तो असत्य लिखना है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी, तो यहाँ पे भी आपको यस और नो में ही बताना है। ओके,
बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।